हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीजी फाउंडेशन क्लासेज। तो आइए एक सिंपल सा और अच्छा सा टॉपिक आज क्लास 10th मैथ्स का हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए किस प्रकार से किस किस को इस प्रकार सीखना है। पहला ही चैप्टर है, आप इसको 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, 8th में भी और 7th में भी। तो देखता हूँ मैं आपको कि कितना आपको भी आता है। आपको जितने भी क्वेश्चन करूँगा तो जवाब देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं हम, तो देखते हैं। पहला ही है और गणित का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, राइट। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखते हैं नंबर सिस्टम का, राइट। नंबर सिस्टम इसे बोलते हैं संख्या पद्धति, राइट। ये है हमारा क्या, संख्या पद्धति। तो आपका फर्स्ट आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। एनीवन, कोई भी बताएगा मेरे को कि नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। तो देखिए मैं ही बता देता हूँ नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। अब मान लो एक 5-6 लोग हैं, 4-5-5-6 जो भी मान लो ये लोग हैं, इनसे एक फैमिली बनती है। तो एक ये 4-5 लोग मिलके क्या एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसे रिप्रेजेंट करने के तरीकों ये एक को ही क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम को जैसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको, √2 मिल गया, 1 मिल गया और पॉइंटों में मिल गए। तो इन सब नंबरों को अगर हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक सिस्टम है तो उसे ही क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं, राइट। तो देखिए नंबर सिस्टम ये हो गया। अब जैसे मान लो बहुत सारे नेता बन के नेता अपन जीतते हैं और उसके बाद में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, राइट। इसी प्रकार के बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे घर हैं उसमें, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक गांव को, तो वो क्या कहलाता है, गांव कहलाता है। ऐसे बड़े स्तर पे फिर तहसील वो कह जाता है। तो इसी प्रकार नंबरों की बहुत सारी संख्या है, उसको क्या करेंगे, अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम कहलाता है, राइट। तो आइए आगे देखते हैं अब इसमें नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार तो पढ़ना पड़ेगा ना कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए ये हमारा अगला नंबर सिस्टम का प्रकार देखिए। मैं आपको नंबर सिस्टम का प्रकार बता देता हूं, राइट। ये देखिए नंबर सिस्टम का प्रकार देखिए, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो नंबर सिस्टम को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला है डेसिमल, राइट। फिर होता है बाइनरी, कौन सा होता है फिर, बाइनरी सिस्टम, ओके। फिर एक होगा ऑक्टाडेसिमल और एक होता है हेक्साडेसिमल। अब इनके सबके बेस क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम में कितनी वैल्यू होती है, तो ये होती है बेटा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, यानी 10 डिजिट होती है इसमें, डेसिमल सिस्टम में, राइट। इसमें डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 10, ओके। इसी प्रकार बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट चलते हैं, 0 और 1। तो बेटा ये बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में काम आता है, ओके। ऑक्टाडेसिमल है, इसमें कितने अंक होते हैं, 8 अंक होते हैं इसमें, 0 से लेके 7 तक। तो टोटल कितने अंक हो गए, 8। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल है, तो इसमें टोटल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 16। देखो 0 से लेके 9 तक हो जाएंगे और फिर ए बी सी डी ई और एफ तक, तो 10 तो ये हो गए और ए बी सी डी एफ तक 6 ये हो जाएगा। तो टोटल अंक कितने हो गए, 16, राइट। लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली कौन सा चलता है, डेसिमल सिस्टम चलता है। तो आज हम इस डेसिमल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, नेक्स्ट देखिए डेसिमल सिस्टम, ओके। डेसिमल सिस्टम को देखिए,
डेसिमल, इस डेसिमल को देखिए, इसमें कितनी डिजिट थी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है 10th बोर्ड में कि डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होते हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए टोटल कितने अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये होते हैं। तो टोटल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होते हैं, राइट। दशमलव पद्धति में तो कितने अंक होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 10। एक हमारा ऑब्जेक्टिव छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि 10 अंक होते हैं। अब ये बेटा अंक ही मिलकर देखो, अब मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी, मान लो ये मैंने लिख दिए अंक, और ये अंक मिलके क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संख्या, एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन नंबर को ही क्या कहते हैं, अंक को मिलके क्या बनाते हैं, एक संख्या बना देते हैं। ये डिजिट है, डिजिट को एक साथ लिख दिया जाता है तो संख्या बन जाती है। तो सर ये संख्या क्या काम आएगी, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, आपने पढ़ा होगा शायद। एक तो होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और एक होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है अंकीय मान, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में अंकीय मान, राइट। ये हो जाएगा अंकीय मान, अंकीय मान। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये आपको भी आपने पढ़ा भी होगा, ये होती है स्थानीय मान। ये तो आपने खूब पढ़ा होगा स्थानीय मान क्या होता है, लेकिन मैं आज आपको फेस वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। स्थानीय मान के हमने खूब पढ़ा है, 8th क्लास से 7th में ही आ जाता है। तो देखिए आपको एक नंबर ले लेता हूं मैं, चाल कोई सब ले लेता हूं, ये मैंने कोई नंबर ले लिया, राइट। और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि बताओ इसमें आपका फेस वैल्यू ऑफ 8 कितना होगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 8, आंसर बताते चलना अगर आपको आ रहा है तो। फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ 7, ऑफ 4, ऑफ 6, राइट। तो देखिए बेटा फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, क्या है, अंकीय मान। तो बेटा अंकीय मान वही होता है जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो स्वयं अंक होता है। यानी फेस वैल्यू ऑफ 8 तो उसका मान कितना होगा, 8 ही होगा। फेस वैल्यू ऑफ 7 तो उसका मान भी कितना होगा, 7 ही होगा। और 4 के लिए भी कितना होगा, 4, और 6 के लिए भी कितना होगा, 6। यानी फेस वैल्यू स्वयं अंक खुद ही होता है, राइट। तो ये किसकी होती है, फेस वैल्यू। आप समझ गए होंगे फेस वैल्यू के बारे में कि दो तरह की डेसिमल में वैल्यू होती है। जैसे एक डिजिट बन के क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, संख्या बोलते हैं। उन संख्याओं में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो फेस वैल्यू होती है जिसे अंकीय मान बोलते हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू जिसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अंक अंकीय मान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपको समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए अपन इसके बारे में देखते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, राइट। स्थानीय मान, तो देखो बेटा इसमें मान लो मैंने वही अंक लिख लिया, कोई भी नंबर ले लेता हूं, ये नंबर ले लिया। अब इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, वैल्यू ऑफ 7, ओके। इसी प्रकार प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ऑफ 6, ऑफ 8, राइट। और आपको बहुत अच्छे से आता होगा स्थानीय मान, क्यों हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना होगा, वो अंक खुद, और उसके बाद कितने अंक है उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 1, 2, 3 है, उसके बाद तो कितना हो जाएगा, 7000। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 7000। तो इसलिए 4 का कितना हो जाएगा, 4 के कितने अंक के बाद में 2, तो इसके 2 0 लग जाएंगी। 6 के बाद में 1 है, राइट। और 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो वो स्वयं आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वयं 8 आ जाएगा। अगर बेटा इन सब का टोटल करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, 7468 ही आएगा, ओके। तो ये क्या होता है इसका प्लेस वैल्यू, ओके।
इसमें देखो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि कौन से अंक की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होती है, राइट। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस अंक की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होती है। ओके, आपको दिख गया होगा यहां से आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अब आगे चलते हैं स्थानीय मान, और ये तो समझ गए। एक बार फिर से बता देता हूं आपको रिवीजन से। तो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम के बारे में हमने बता दिया कि बहुत सारे नंबर मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बारे में हमने जाना कि संख्या पद्धति को लिखते किस किस अंक से हैं, कितने प्रकार के वो होते हैं इसमें। तो वो पढ़ा हमने कि 4 प्रकार के वो होते हैं। लिखने का तरीका होता है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल। ओके, हमारे लेकिन सिलेबस में ओनली कितना है, डेसिमल सिस्टम ही है। इसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अंक के लिए होता है, तो ये होता है 10 अंक के लिए, राइट। इसमें कितने अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ओके, इसी प्रकार बाइनरी में कितने चलते हैं, 0 और 2 यानी 0 और 1 यानी 2 अंक चलते हैं। इसी प्रकार ऑक्टा में 8 चलते हैं और हेक्सा में कितने चलते हैं, 16 चलते हैं, राइट। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर अपन ने पढ़ा था कि इसको डिजिट अंक डिजिट मिलके क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। और उन संख्याओं की 2 क्वालिटी होती है, एक तो बोलते हैं फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है अंक खुद का खुद ही फेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू वो होती है जिसके खुद के बाद में जितने अंक आ रहे हैं उनके उस प्रकार 0 लगा देते हैं और वो उसके आगे हो जाता है। और मैंने क्वेश्चन कराया आपके कि कौन सा अंक होता है जिसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों सेम होते हैं, राइट। आगे देखिए, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, राइट। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं उसके उनका वर्गीकरण करना भी जरूरी है। अलग अलग सेपरेट करेंगे एक एक नंबर को कि कौन सा होता है, और फिर उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे बिल्कुल 0 से कि कौन सा नंबर बना तो क्यों बना, राइट। तो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, राइट। देखिए बेटा, सम्मिश्र संख्या अगर मान लो कॉम्प्लेक्स कोई चीज होगी उसी को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, और सरल सी चीजों से तो क्या डिवाइड करेंगे। अगर हमारा शरीर है इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इस प्रकार हम इसको अलग अलग पार्टों में बांटते हैं। ब्रेन अलग है और सिस्टम अलग है, नाक, कान, हाथ, इनका सबका नाम क्या है, अलग अलग है। अंदर का बहुत सिस्टम अलग है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स चीज को ही हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों में बांटते हैं, राइट। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो नंबरों में डिवाइड किया गया है। तो एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, राइट। देखो, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और ये होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत आपको अगर आता होगा, लेकिन वास्तविक संख्या के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो और हमारा 10th का चैप्टर या 9th का चैप्टर यहां से ही शुरू होता है, रियल नंबर। हेडिंग भी यही है कि रियल नंबर। तो एक बार इसको समझेंगे कि रियल नंबर में कौन से आते हैं और काल्पनिक नंबर में कौन से नंबर आते हैं, राइट। तो पहले काल्पनिक को समझ लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट है, तो आइए काल्पनिक को समझते हैं। काल्पनिक नंबर देखिए, काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर, इसको हम डिनोट तो किससे करते हैं, आयोटा से। किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। तो आयोटा का चिन्ह ऐसे टाइप का होता है, कोई उल्टा जे भी बनाता है, आई भी बना देते हैं। इसे मैं हिंदी में बताता हूँ, आयोटा बोलते हैं, ओके। और इसमें 2-3 चीजें हैं और कुछ ऐसा है नहीं है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, और आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1 होता है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि अंडर रूट में -1 होता है, इसलिए ही इन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहते हैं, राइट। कोई भी चीज काल्पनिक मान लो, रियल तो रियल होगी। अब मान लो किसी से भी शादी होती है तो वो क्या होगी, रियल होगी। लेकिन ऐसे मान लो कि अभी कि भाई अपन सोच लेते हैं, काल्पनिक कर दे कि हमारी दिशा पटानी से शादी होगी, ये होगी, तो वो चीजें क्या है, काल्पनिक है, रियलिटी में नहीं है, ओके। तो ये क्या है, हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। और इतना ही याद रखना है इसमें कि
आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, और आयोटा का मान कितना है, √-1 होता है। बस सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि आयोटा से डिनोट करते हैं इसको, और इसके वैल्यू इतनी होती है, राइट। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं a प्लस आयोटा बी के रूप में, और इसका संयुग्मी होता है a प्लस आयोटा बी का संयुग्मी होगा a माइनस आयोटा बी, राइट। इन दोनों इमेजिनरी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर में बदल जाता है, राइट। किस में बदल जाता है, अगर दो इमेजिनरी नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में बदल जाएगा, रियल नंबर में। जैसे a प्लस आयोटा बी को हम a माइनस आयोटा बी में से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है a स्क्वायर, है ना, माइनस, और इसका मान कितना होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, -1, और बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा फाइनली, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर में होगा, राइट। तो ये तो थी हमारी काल्पनिक संख्याओं के बारे में बातें। तो काल्पनिक की इतनी थी कि आयोटा से इसको डिनोट करते हैं, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है मान, और आयोटा का मान √-1 होता है। और दो नंबर अगर दो संयुग्मियों को, काल्पनिक नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर में चेंज हो जाता है, ओके। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं में, और वास्तविक संख्याओं के बारे में अब पढ़ते हैं, राइट। हमारा टॉपिक भी यहीं से स्टार्ट होता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं अब देखते हैं, ओके। रियल नंबर होते हैं, तो देखिए रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग रियल नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो जिसका आवर्ती बोलते हैं, अनावर्ती, और एक आवर्ती टाइप के, अनावर्ती। अब उससे इस प्रकार बोलते हैं तो या तो रेशनल नंबर कह दो, रेशनल रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल। रेशनल नंबर यानी होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये होता है अपरिमेय संख्या। ये बात भी आपने पढ़ी होगी कि रियल नंबर को दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, राइट। तो ये परिमेय संख्या में कौन सी आती है और अपरिमेय संख्या में कौन सी आती है, अब 1 बाय 1 को हम डिस्कशन करते चलेंगे, ओके। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, और नंबर्स में सबसे छोटा फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां हम परिमेय, और सीधा डायरेक्ट कहां लेके जाएंगे, बाद में धीरे धीरे स्टेप बाई रियल नंबर कैसे बनता है उस स्टेज तक, ओके। तो आइए फर्स्ट नंबर हमारा हम लेके चलते हैं प्राकृत संख्या से, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर की परिभाषा देखिए पहले तो, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहां तक जाएंगी, अनंत तक, राइट। तो वे प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहां तक जाएंगी, अनंत तक, तो वे कहलाएंगे प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या पे 3 क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे, आप आंसर देते चलना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, राइट। इसका आंसर दो, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्राकृत संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, यानी नोटेशन क्या है इसका, प्रदेश। तो देखो सबसे छोटी, सबसे छोटी बेटा वही होगी जहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। अब बात यह है कि बताओ सबसे बड़ी कौन सी प्राकृत संख्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी,
अब आप सोच रहे होंगे 1 लाख होती है, नहीं बेटा 1 लाख एक भी होता है, 1 लाख से आगे 2 लाख भी होती है। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या में नहीं होती है, राइट। और प्राकृत संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, राइट। नोट करते चलो, ये आपको बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट देखिए, प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ओके, देखो बेटा प्राकृत संख्या थी वो कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, उसमें कुछ नंबर घट रहा था, लेकिन पूर्ण संख्या इसलिए इसका नाम रखा कि ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इसे क्या बोल देंगे हम, पूर्ण संख्या बोल देंगे। तो बेटा देखो प्राकृत संख्या में तो स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, 1 से, लेकिन पूर्ण संख्या में कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। वे संख्याएं, परिभाषा लिखो, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, राइट। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और ये कहां तक चली जाएगी, अनंत तक। ओके, अब फिर से इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। फिर दूसरा बनता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अगला बनता है कि प्रदर्शित किससे करते हैं इसको, यानी नोटेशन। तो अब देख दो, आपके सामने है आंसर भी। ओके, तो सबसे छोटी तो कौन सी हो जाएगी, 0। ओके, कौन सी हो जाएगी, 0। सबसे बड़ी बताओ, इसमें भी बताओ आप कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बेटा सबसे बड़ी देखो वही अनंत तक जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कोई इसमें नहीं होती है, और प्रदर्शित इसको करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, राइट। अब देखो आप कोई भी नंबर बना लो दुनिया का, कोई भी नंबर इसके अंतर्गत आ जाएगा, 0 से लेके अनंत के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इसको क्या हो गई, ये पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। आगे चलते हैं, प्राकृत हो गई वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं, तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अगला देखो, अगली आती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन्हें बोलते हैं इंटीजर नंबर। ओके, तो देखिए इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 से लेके अनंत तक हो गई, 0 से लेके अनंत तक हो गई, तो बेटा कुछ नंबर और बच गए जो किस में होते हैं, माइनस में होते हैं, राइट। तो वो माइनस के नंबरों को, जैसे पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं विद 0। किसके, क्यों, अब 0 का क्यों नाम लिया कि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, फिर पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो वे संख्याएं जो माइनस अनंत तक, यानी ऋणात्मक अनंत से ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक अनंत तथा व 0 को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। देखो बेटा ऋणात्मक नंबर भी आएंगे इसमें और धनात्मक नंबर भी आएंगे, लेकिन और क्या आएगा, 0 भी आएगा, ऋणात्मक धनात्मक प्लस 0।
तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, माइनस अनंत से चलते जाएंगे ऐसे, माइनस -2 -1 0 +1 +2 +3 और ये चल जाएगा अनंत तक, और इधर को भी कहाँ तक चल जाएगा, माइनस अनंत तक, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो मैं इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो ऐसे प्रकार लिख सकता हूँ, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ये कोष्टक में इसको भी इसमें किस प्रकार दर्शाएंगे, पूर्णांक नंबर में ही दर्शाएंगे, राइट। तो देखिए अब इसमें भी हम 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि कौन कौन से। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ऋणात्मक, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। दूसरा बनता है सबसे बड़ी। और बेटा ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं छोटी बड़ी वाले, कोई न कोई एग्जाम में सीबीएसई में आरबीएसई में पूछे गए हैं बड़ी पूर्णांक संख्या, इसलिए इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है जो अपने 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं उनके लिए। और इसका फिर नोटेशन हो जाएगा कि किससे लिखेंगे, राइट। अब बताओ सबसे छोटी पूर्णांक बताओ, सबसे बड़ी बता दो, और नोटेशन तो आपको सामने दिख ही रहा है कि किससे नोटेशन करेंगे। ओके, तो देखो बेटा ना तो इसमें सबसे छोटी होती है, जो अनंत का मतलब होता है हमें कुछ पता नहीं है कहां तक नंबर जाएगा, कहां जाके रुकेगा, कोई पता नहीं है। ओके, सबसे बड़ी का भी यही सीन है कि लास्ट में अनंत आ रहा है, तो इसमें भी सबसे बड़ा कोई नंबर नहीं होता है। और नोटेशन को देखो, नोटेशन किससे करेंगे, आई से, और इसको जेड से भी लिखते हैं, राइट। इसके दो नोटेशन है, कहीं आपको आई दे देगा, कहीं जेड दे देगा। ओके, तो ये समझना है। अब कभी कभार देखो डायरेक्ट दे देता है, कुछ नंबर दे देगा ऐसे। नोटेशन को इसलिए याद रखना है, 3 बिलोंग्स टू कर दिया एन, तो एन का मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में। कहीं कर देगा डब्लू, किसके बारे में कर रहा है, होल नंबर के बारे में। और कहीं जेड कर देगा, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, पूर्णांक नंबर के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो ये हमारी हो गई, कौन कौन सी हो गई थी, देखो एक बार तीनों देख लो। प्राकृत संख्या, ओके, प्राकृत संख्या का 1 से लेके अनंत तक सबसे छोटी 1 होती है और सबसे बड़ी नहीं होती है, और प्रदर्शित एन से करते हैं। ओके, सेकंड देख लो, पूर्ण कौन से, 0 से लेके अनंत तक सबसे छोटी 0 होती है और बड़ी होती नहीं है, प्रदर्शित डब्लू से करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, पूर्णांक माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक जाती है, तो इसको शॉर्टकट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सबसे छोटी नहीं होती है ना सबसे बड़ी होती है, और लिखते किससे हैं, आई से या जेड से। आ जाओ, अब ये आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक नंबर आता है सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, ओके। तो देखिए सम संख्या वे संख्या जो कंप्लीटली डिवाइड बाय 2, यानी वे संख्या जो पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो पूर्णतः, पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं, होती हैं। ओके, पूर्णतः का मतलब है कंप्लीटली, यानी वो पूर्ण होनी चाहिए, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी शेषफल कोई नहीं होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगे। 2 का भाग देंगे और शेषफल क्या आए, 0, तो ही वो नंबर क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, राइट। तो देखो शुरुआत कहां से करेंगे इसको, 2 4 6 8, और इस प्रकार हमारी चलती जाएगी। देखो 2 में 2 का भाग दो, कंप्लीटली जा रहा है, रिमाइंडर शेषफल 0 बच रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा आता है हमारा, ये सम संख्या होगी, तो दूसरा आता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो आपको आंसर इसका देना है। अब नेक्स्ट पे आइए, अगला आता है विषम संख्या, ओके, विषम संख्या ये होती है ऑड नंबर। तो बेटा इसकी सेम परिभाषा है, उसी से बना लो, सम संख्या से। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी वे संख्याएं जो
दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती है। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो देखो बेटा कहां से शुरू होंगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार ये चलती जाएंगी, राइट। ये इस प्रकार ही चलती जाएंगी कि वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित। अब देखो दो को भाग दो एक में, नहीं जाता, रिमाइंडर कितना बच रहा है, एक। 3 में भाग दो 2 का, तो 3 में दिया, 2 1 कम 2, फिर शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती। आगे देखिए एक नंबर और आता है जिसे कहते हैं, अगला आता है अभाज्य संख्याएं। क्या आती हैं? अभाज्य संख्याएं। और ये अभाज्य संख्याएं 10th में 9th में दोनों में बहुत यूज आएंगी, हर चीज में लगा देता है वो, प्राइम नंबर बोल देता है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इनको कहते हैं प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा होती है प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाते हैं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखो कौन सी होंगी वे संख्याएं ऐसी जो स्वयं और एक के अलावा विभाजित नहीं होंगी। देखो चलो एक से ही स्टार्ट करते हैं, हम नंबर एक से ही चेक करना शुरू करेंगे। एक क्या स्वयं से डिवाइड हो रहा है? यस सर, पूरा डिवाइड हो रहा है, एक बार भाग जा रहा है, शेषफल क्या बच रहा है? 0 जा रहा है। तो स्वयं स्वयं की वाली बात हो गई। स्वयं वाली दो वर्ड है इसमें, एक तो बोला है स्वयं और एक बोला है एक से। ओके, तो पहला तो हो गया एक से डिवाइड, स्वयं वाला हो गया। फिर करो एक से, एक से डिवाइड करो तो ये भी क्या हो गई? कंप्लीटली डिवाइड हो गई। और आपने पढ़ा है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से डिवाइड किसी से विभाजित नहीं होती है, प्राइम नंबर हो जाती है। तो प्राइम नंबर आप कहां से शुरू करते हो? आप करते हो 2 से, 2, 3, 5 इस प्रकार आप करते हो। तो ये तो एक भी बन रही है, देखो कंडीशन क्वालिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अपनी परिभाषा यही थी स्वयं तथा एक से, तो स्वयं में एक से स्वयं में हो गई और एक से हो गई, राइट। लेकिन इसके साथ इसकी अल्टरनेटिव परिभाषा भी है कि वो संख्या है जिनके केवल केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2। गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ तो गुणनखंड सिर्फ एक ही बन रहा है, राइट, इसलिए एक क्या नहीं होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, अब आ जाओ सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को, क्या ये एक से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर, एक से डिवाइड हो रहा है। क्या स्वयं यानी 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर होगा। इसके बाद 3 आता है, तो क्या 3 1 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। क्या 3 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। 4 आता है, 4 को देखते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से अभाज्य संख्या छांटिए, और वहां आपको आना चाहिए कि किस प्रकार छांटना है। सारी अभाज्य संख्या याद थोड़ी कर सकते हैं हम, इतनी बहुत सारी भयंकर है, याद तो कर नहीं सकते, तो वो आना चाहिए ना, कैसे छांटेंगे, राइट। तो देखो फोर्थ को, 4 में 1 का भाग जाता है, ओके। सेकंड 2 का भी जाता है, अगला 4 का भी जाता है, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। अपनी परिभाषा ये कह रही थी कि वे संख्याएं जिनका स्वयं तथा एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। सेकंड तो ये हो गया। दूसरी बात ये थी कि वो इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? केवल 2। तो सर यहाँ पे तो कितने हो गए? 3 हो गए, इसलिए ये नहीं होगी। 5 को कर लो, देखो 5 को, 5 का कितना? 1 और 5 ही जा रहा है। इस प्रकार आप बता सकते हो ना, अगर मैं कोई भी नंबर दे दूं तो वो अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, राइट। तो चलो बताओ, एक नंबर दे दिया मैंने आपको 79, ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, राइट। तो देखो सिंपल सी है, हम ना एक ही टारगेट है कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, तो सिंपल बात है, अभाज्य संख्या
नहीं है, अगर 2 ही हो रहे हैं तो अभाज्य संख्या है। तो देखो 1 का भाग जा रहा है इसमें, राइट, और 79 का जा रहा है, इसके अलावा किसी नंबर का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार कोई भी नंबर तुम चाहो जो नंबर ले सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। ओके, अब मान लो आपको मैंने एक नंबर दे दिया 42 दे दिया, चेक करो कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब देखो चेक करो, इसमें 1 का भाग जाता है 42 में, राइट है, एक नंबर 42 का खुद का जाएगा ही। अब देखो इसमें 2 का भी जा रहा है, इसके 3 का भी जा रहा है, इसका आगे 6 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। तो अपना इतना भाग देना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे तो अभाज्य संख्या नहीं है, सिंपल सी बात है। एक ही बात याद रखनी है कि वे संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं बन रहे, वो क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अगला आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य, ये इन्हें संयुक्त नंबर भी बोलते हैं, संयुक्त संख्याएं। ओके, तो भाज्य संख्या, अब इसी के अल्टरनेट डेफिनेशन बना लो। तो अब भाज्य की बनाई थी कि वे संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो इसके बना दो वे संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, सिंपल सी बात है। वे नंबर, वे संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाएगी, संयुक्त नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, तो अब देखो, अब अपन को स्टार्ट कहां से होगी, ये भी तो आना चाहिए कि भाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है, राइट। अब देखियो भाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होंगी, एक चेक करो परिभाषा के अनुसार, इसका तो सिर्फ कितना एक गुणनखंड ही बन रहा था जो भी सेम वाला। ओके, तो ये नहीं हो सकती। 2 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 1 और 2, तो ये भी नहीं हो सकती। 3 के कितने बन रहे हैं, 1 और 3, ये भी नहीं सकती, इसका भी कितने गुणनखंड है, 2। तो आइए 4 पे देखते हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है और 4 बन रहा है, तो स्टार्ट कहां से होंगी, 4 से होंगी। अब लगा लो आप, खूब आराम से खुद चेक कर सकते हो। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, 4 से। 4, उसके बाद में 6, 6 के बाद में 7 होगी नहीं, 8, 8 के बाद में कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। चेक कर लो 9 आएगी कि नहीं, देखो 9 को 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। तो अपनी बात सिर्फ इतनी हुई कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, या तो 3 हो गए, राइट, हो गई ये कौन सी, भाज्य संख्या है, राइट। तो एक इसमें भी आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कौन सी होती है, वो आपको याद रखना है, कौन सी होती है, 4। ओके, आपको वहां पे एबीसीडी में 4 ऑप्शन दे देगा और कोई कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 2 दे देगा, 4 दे देगा, 6 दे देगा और मान लो 7 दे देगा। आप सीधे बक्के किस पे लगा देते हो, 2 पे, भाज्य का नाम आते 2 को लगा दे, जबकि गलत है, किस पे आएगा, 4 पे आएगा। तो ये बेटा ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको यहां से, एक क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओके, तो देखो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, 2 ही है, बाकी सारी विषम आती हैं। सम अभाज्य संख्या में एक ही ऐसा नंबर है 2 जो सम है और अभाज्य भी है, राइट, तो इसको भी याद रखना है। अब देखो 3-4 नंबर अपन ने पढ़ लिए, प्राकृत पढ़ लिया, इसके बाद में होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, इसके बाद में सम नंबर पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया। ओके, विषम के बाद में हमने अभाज्य पढ़ लिया और इसके बाद में भाज्य पढ़ लिया। भाज्य से आगे आगे देखते हैं कि इनके आगे और एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, राइट, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब इसकी परिभाषा देखिए कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब सर P अपॉन Q क्या होता है, तो परिभाषा लिख लो पहले तो, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। P अपॉन Q का मतलब सीधा सा है बेटा अंश बटे हर के रूप में,
और देखो आगे और लिखता है इसमें तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। हम याद कर लेते हैं कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये भी समझना जरूरी है कि भाई क्यू को 0 ही क्यों मना करा, पी को भी तो कर सकता था ना कि पी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं इसको कि क्यू का मान 0 मत लेना और कुछ भी ले लेना, राइट। तो समझते हैं कि क्यू का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। मान लो 4/5 है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। पहली परिभाषा यहां तक की थी, ठीक हो गई कि पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब अगला देखिए 4 बटा मान लो 0 ले लिया और उसने बोला है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा, अगर किसी भी नंबर का हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता, वो अनंत बन जाता है। क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है, अनंत। और अनंत का किसी को पता नहीं होता कि क्या आंसर आएगा, इसलिए वो खुद मना कर देता है कि बेटा कुछ भी ले लेना, लेकिन क्यू का मान 0 मत लेना। इसलिए वो लिखता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देता हूं, आप बताना कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। छांट के बताना कि मान लो 1/2, एक दे दिया मैं 0.5, एक दे दिया 1 और एक दे दिया मैंने √2। इनमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी नहीं है। तो देखो एक एक को समझ लेते हैं। ये कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है परिभाषा की वे संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, तो वह क्या कहलाई, परिमेय। तो पी अपॉन क्यू है। फिर आप कहोगे ये तो पी अपॉन क्यू नहीं है, लेकिन बेटा इसको सिंपल भी तो किया जा सकता है। 0.5 को पॉइंट हटा दो, अपन ने खूब सीखा है। तो पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की जगह तो 1 लगाते हैं, जितने नंबर बाद में होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो 5/10 हो गए, इसको काट सकते हैं, 5 × 5 और 1/2। तो 1/2 क्या है, फिर इसको लिख सकते हैं ना 1/2। तो ये क्या हो जाएगी, फिर पी अपॉन क्यू हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये वाला क्वेश्चन भी आया गया है कि एक बार पूछा था 10th के एबेसेदे में कि 0.5 एबेसेदे दिए थे और निम्न में से छांटना था कि परिमेय संख्या है क्या नहीं है। बच्चों ने बहुत गड़बड़ कर दी, इसको अपरिमेय बता दे 0.5 को। तो ध्यान रखना है, हम सिंपल फॉर्म में भी ले जाके उसको क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब देखो एक, बेटा किसी भी नंबर में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी नंबर में हम 1 का भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 1/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई हमारी, तो अब देखो पी अपॉन क्यू फिर बन गया, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय हो गई। और रूट वाली संख्या है, अब इस रूट वाली संख्या क्या होती है, वो परिमेय संख्या नहीं होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय नंबर होते हैं। इसलिए ये वाली सिर्फ कौन सी है, अपरिमेय, बाकी कौन सी है, परिमेय संख्या है। तो मैं मानता हूं कि आपको परिमेय संख्या भी समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट देखिए, फिर आ जाता है अपरिमेय संख्या। कौन सी आ जाती है, अपरिमेय संख्या। थोड़ी सी क्लास और रही है, ओके। तो देखो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आप परिभाषा तो बता ही सकते हो कि वे संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो लिख लो, वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब बेटा लिख ही नहीं सकते तो क्यों का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो बात है ही नहीं उसके बारे में क्या बताना। ओके, तो वो नंबर कौन से होंगे, बेटा वो नंबर होंगे रूट के अंदर होंगे, और रूट के अंदर होंगे तो वे कौन से नंबर होंगे, बिना रूट वाले भी होंगे, लेकिन रूट के वो नंबर होंगे रूट के अंदर जिनका क्या नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी नॉन परफेक्ट नंबर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। √2, √3 इस प्रकार के नंबर होंगे, √5, बिना रूट वाले भी नंबर होंगे। और बिना रूट वाले नंबर वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी उनका अंत नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, और रिपीट भी नहीं होंगे। वे कौन से होंगे, जैसे 0। अब पाई का मान है, चलो पाई को ले लेते हैं। तो पाई का मान पाई है, इसका मान है 3.14। अपन नॉर्मली 3.14 लेते हैं, लेकिन इसका मान और भी बहुत बड़ा होता है और ये कभी नहीं रुकता है। तो ये किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पाई का मान भी 22/7 होता है, और 22/7 तो क्या है,
P अपॉन Q है, तो 22 पाई का मान 22/7 है, वो तो क्या है P अपॉन वो है, और पाई का मान ही आप कह रहे हो कि 3.14 है, वो क्या है अपरिमेय है। तो बेटा देखो आपको बता देते हैं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, इसलिए इसको क्या बताया, और वो 3.14 आगे चलती जाएगी। इसका भी अगर हम देंगे तो इसी फॉर्म में निकल के आएगा, इसलिए 22/7 तो क्या है परिमेय है, और ये क्या है अपरिमेय है, राइट। आगे देखिए, अब मैं आपको एक वो बता देता हूं, परिमेय अपरिमेय से किस प्रकार आप वो करोगे, तो एक डायग्राम बना देता हूं। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जहां से आपको 9th क्लास में कंप्लीटली पहला चैप्टर है ना, उससे एक ये डायग्राम से सारे यूनिट फॉलो हो जाएगी। तो सबसे छोटी होती है हमारी प्राकृत संख्या, ओके। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, उसके बाद आती है पूर्णांक, ओके। पूर्णांक के बाद आती है परिमेय, ओके। अब देखो वो सम विषम इसमें से तो निकली थी, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में से निकाली थी वो तो, ओके। तो ये परिमेय आ गई, और परिमेय में अगर हम अपरिमेय को और ऐड कर दें, अपरिमेय को और ऐड कर देते हैं, और ये कंप्लीटली ये बन जाता है, तो इन सब नंबरों को फिर हम फाइनली क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, ओके। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर बोल देते हैं। तो ये बात आना जरूरी था कि प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, फिर परिमेय। अगर परिमेय को अपरिमेय से और ऐड कर देते हैं तो फिर क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। अब देखो कक्षा 9th में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या परिमेय संख्या होती है। समझना आप डायग्राम से सारी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहीं कर लेते हैं, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, क्या परिमेय संख्या होती है। देखो बात किसकी कर रहा है, प्राकृत संख्या, और किसकी कर रहा है, परिमेय संख्या की, है ना। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे चलती हैं। और अभी कहा था मैंने कि किसी भी नंबर में अगर 1 का भाग दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 का भाग देने पर ये सारी किसमें बन गई, P अपॉन Q में बन गई। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे पूर्ण संख्या कहां से, 0 1 2, है ना। तो एक याद रखना, और उल्टा इसका रिवर्स पूछते हैं, अगर मान लो क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या। अब पूर्णांक तो देखो माइनस में भी होती है, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो एक ही इसको याद रख लो, डायग्राम बना लेना। अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आंसर होगा यस, अगर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा, नो। अब कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं, क्यों बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर। क्या उल्टा देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होगी, हाँ। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, यस, क्यों पूर्ण संख्या में तो 0 और इंक्लूड है, जबकि ये तो 1 से स्टार्ट हो रही है, राइट। अब आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क के रूप में दे देता हूं, या तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आंसर इसका, या फिर मेरे से कल पूछना कि 0 सम संख्या है या विषम है। अब ऐसे मत करना गुरुजी सम है विषम है, विद एग्जाम्पल, उदाहरण देके समझाना भी है एग्जाम्पल के साथ में, कि है तो क्यों है, मैं क्यों मान लूं कि सही है। आप कह दोगे आधे की सम है, आधे कह देंगे विषम है, तो इसका एग्जाम्पल देके आप समझाना है। तो ये हम अपनी फर्स्ट डेमो क्लास थी, तो इसी प्रकार बने रहिए। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना कि पीजी फाउंडेशन क्लासेज पर यूट्यूब चैनल पे क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। अगर सिक्वेंसली बिल्कुल आपको प्रॉपर नोट्स और वो चाहिए तो आप पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऐप पर भी आ सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में आपको कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।